फ्रेंड्स, हम सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके 5 पार्ट पहले आ चुके हैं। अब ये हम छठा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें पद्य साहित्य पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ेंगे कि पहले किस विद्वान ने हिंदी साहित्य लिखा, फिर उसके बाद किसने लिखा, जो भी है लेखक की परंपरा वो हम देखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास आ सकें। और चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि मैं भी और वीडियोस जल्दी आपके लिए बना कर ला पाऊँ। चैनल प्रमोट होगा तो आगे मैं और जल्दी आपके लिए वीडियोस लाऊंगी, और भी अच्छे बुक्स के, यूथ के भी लाऊंगी। और भी चलो फिर शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य लेखन इतिहास की परंपरा किससे शुरू होती है? गारदार तासी से शुरू होती है। ये फ्रेंच विद्वान थे। तो हम पॉइंट 1 पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? फ्रेंच विद्वान गारदार तासी ने किया था। ठीक है, गारदार तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। तो ये याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य इनको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, पहला जो इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया था? गारदार तासी ने किया था। पॉइंट याद रखना है। और जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है कि कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। फिर गारदार तासी ने अपनी पुस्तक का नाम जो रखा था वो आपको याद रखना है, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा था। ठीक है, उसको याद रखना। आगे पढ़ते हैं। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त है। पहला 1839 और तथा जो 1847 में पहला भाग आया था 1839 में, और दूसरा आया था 1847 में। आपको याद रखना है। ये जितने भी तथ्य आपको याद रखने हैं, ज़्यादातर सभी इम्पोर्टेंट तथ्य है ये वाले। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। कहाँ पर? पेरिस में मुद्रित किया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। तो कब ये विभक्त हो गया था ये आप देख लेना। द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हुआ। कब? 1871 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। 1871 में विभक्त हो गया 3 भागों में। उसके बाद है, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण किस में दिया है? अंग्रेजी के वर्णानुसार पद्धति में दिया है। तो इन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था हिंदी साहित्य लेखन में? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे है। गारदार तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। कितने हैं? 738, ये याद रखने हैं। और हिंदी के कुल कितने? उसमें 72 कवि हैं हिंदी के, और बाकी सभी किस भाषा के? उर्दू भाषा के कवि हैं। आगे है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था, और किस नाम से किया था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि गारदार तासी के इतिहास का जो है अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वैष्णव ने किया था। और किस नाम से किया था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए, अब इन शब्द का मीनिंग देख लो। एंदुई के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हिंदवी या हिंदी। और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और लिटरेचर का मतलब आप समझ जाएंगे कि लिटरेचर है। इस्तवार जो एक फ्रेंच शब्द है। ठीक है, तो इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, आप याद रखना। क्योंकि इस्तवार क्या है? एक फ्रेंच शब्द है। लिटरेचर मतलब लिटरेचर, और एंदुई मतलब हिंदवी या हिंदी भाषा के लिए प्रयोग हुआ है। हिंदुस्तानी जो है हिंदुस्तानी उर्दू के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ये पूछ लिया जाता है बहुत बार पेपरों में कि हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा हुआ
प्रथम ग्रंथ कौन सा है, कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, हिंदी भाषा में जो लिखा गया था। आगे देखते हैं, भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। कहाँ से हुआ था, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था 1873 में इस ग्रंथ का प्रकाशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम शिव सिंह सेंगर के इतिहास पर जाते हैं हम। इसके बाद में जो है गारदासी के बाद में शिव सिंह सेंगर ने अपना इतिहास लेखन किया, जिसमें शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास रचा। तो हिंदी भाषा में जो इतिहास लेखन लिखा गया था सबसे पहले किसके द्वारा लिखा गया था, तो शिव सिंह सरोज वो नाम से शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ठीक है, और ये दूसरा इतिहास ग्रंथ था, लेकिन हिंदी भाषा में पहला ही था इतिहास ग्रंथ। उसके बाद है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था, 1883 में। ठीक है, उसके बाद है शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र मतलब 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो इसमें कितने कवि हैं, 838 कवि हैं, भाषा कवियों का जो है कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं इसमें, मतलब लगभग 1000 बोल देते हैं, 838 हैं कवि इसमें। उसके बाद है 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 1888 में। ठीक है, और याद रखना ये कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसका, ग्रियर्सन का। और इसकी पद्धति हमारी आएगी कालानुक्रम पद्धति। आगे पढ़ते हैं हम। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित, एक मिनट, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ओके, और किसके द्वारा लिखा गया ये, तो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है इसमें कितने कवि हैं कुल, तो 952 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद है इसका अनुवाद जिनने किया था वो देख लेते हैं हिंदी में। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। तो जो ग्रियर्सन का इतिहास है उसका अनुवाद किसने किया था, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ये याद रखना, किशोरी लाल गुप्त ने, ये मेन फोकस करना, क्योंकि किशोरी लाल करके और भी नाम वो दे सकते हैं और कंफ्यूज करने के लिए। तो हिंदी साहित्य का जो ग्रियर्सन का इतिहास है उसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। ठीक है, याद रखना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। आगे ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालानुक्रम वर्गीकरण की प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। ठीक है, तो इनने कौन सी पद्धति अपनाई थी, कालानुक्रम पद्धति अपनाई थी, ये आपको याद रखना है। और जो ग्रियर्सन की थी वो वर्णानुक्रम पद्धति थी। ठीक है, और शिव सिंह सेंगर की भी वर्णानुक्रम पद्धति रही है। और उसके बाद में जो ग्रियर्सन की पद्धति है ये कालानुक्रम रही है। आगे देखते हैं, एक मिनट, आगे देखते हैं। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। तो किसने किया था, ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, प्रस्तुत ग्रंथों को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया, प्रत्येक अध्याय काल विशेष सूचक है। तो कालखंडों में विभक्त करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था, ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उनसे पृथक किया। मतलब संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी और उर्दू को अलग अलग उसमें बांटा, अलग अलग कर दिया था इनको। इसके बाद है हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण, चारण काव्य, इनने संस्कृत, प्राकृत और फारसी इनको शब्दों को अलग अलग करके
इनका क्या है, साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण किया था। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य। ठीक है, कितने हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में। चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य। उसके बाद है 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को क्या कहा है, 16वीं-17वीं के युग को भक्ति काल को हिंदी का काव्य का स्वर्ण युग माना। क्या माना, स्वर्ण युग। ये पूछा जाता है हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को। और भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। किसकी की, मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधु विनोद। और इसमें कौन कौन से मिस्र बंधु आते हैं, ये आपको जरूर से याद रखना है। मिस्र बंधुओं में आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, और एक और ऑप्शन साथ में देते हैं कृष्ण बिहारी, तो वो नहीं आते हैं, ये आप अच्छे से याद रखना। ये याद रखना, शाह से सलगम वाले सुखदेव है, सुखदेव भी लिख देते हैं कभी कभी, इसलिए। तो गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। जैसा श्याम में शाह है वही सुखदेव में शाह है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों मिस्र बंधु में आते हैं। ठीक है, आगे मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग कब आए थे, 1913 में आए थे, और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। आगे देख लेते हैं हम। ये याद रखना है कि कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में मिस्र बंधु विनोद। और ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम 3 भाग कब आए थे, तो 1913 में, और चतुर्थ भाग आया था 1934 में प्रकाशन हुआ। मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त दिया जाता है, जो कि टोटल कवि कितने, 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4591, ठीक है, इतने कवियों का जीवन वृत्त इसमें वर्णित है मिस्र बंधु विनोद में। आगे इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षित महत्व निर्धारण करने के लिए उनकी 4 श्रेणियाँ बनाई गई। कितनी, 4 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान क्या है, सर्वोच्च है। ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन से इतिहास का स्थान जो है सर्वोच्च है, तो वो कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान जो है सर्वोच्च है, और ये सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ भी है। आगे पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ, पहले ये नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ, और किसकी भूमिका के रूप में हुआ, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ। ठीक है, और किस नाम से हुआ था, तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण जो प्रकाशित हुआ था ये 1940 में हुआ था, रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु से 1 वर्ष पहले। उनकी मृत्यु 1941 में हुई थी, और 1940 में इसका दूसरा संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस शुक्ल का इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ, और किसकी भूमिका में हुआ, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हुआ, और किस रूप में होता, हिंदी किसके नाम से हुआ, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया है, 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। किसके में, तो शुक्ल के इतिहास में कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया है, 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधु विनोद के इतिहास को क्या कहा है, वृत्त संग्रह कहा है। बस 1 मिनट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह है, क्या, कवि वृत्त संग्रह से अभिहित किया है, कि संज्ञा से अभिहित किया है। तो इन सभी को क्या कहा है, आचार्य शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु के इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी। ठीक है, आगे आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछ लिया जाता है हर एग्जाम में।
ठीक है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, तो जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा यहाँ तक पूछ लिया जाता है। आगे तो दें या ना दें, पर इतना इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर पढ़ लेते हैं आगे। परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना हो साहित्य का इतिहास कहलाता है। सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो आचार्य शुक्ल ने किसको महत्व दिया है? जनता की चित्तवृत्तियों को महत्व दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। तो किसने जो है साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक किया, मतलब आलोचना से अलग किया। तो विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ये करके उन्होंने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ये पूछ लिया जाएगा कि किसने साहित्य इतिहास को आलोचना से अलग किया, तो हो जाएगा हमारा रामचंद्र शुक्ल आंसर। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं हम। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। ठीक है, कि उन्होंने किस पर जोर दिया था? युगीन परिस्थितियों पर जोर दिया था। ठीक है, आगे आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्ष, कितने वर्षों का? 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास इनका जो है उसको कितने कालखंडों में विभक्त किया है? 4 खंडों में। और वो कितने वर्षों का है? 900 वर्षों के इतिहास काल को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में या शाखाओं में बांटा। वो सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। तो हम देख लेते हैं इनका काल विभाजन। और इन्होंने दोहरे नामकरण की मतलब किया था हिंदी साहित्य का। पहले हम ये देख लेते हैं भक्ति काल का किस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो भक्ति काल ये हो जाएगा निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा ज्ञान आश्रय शाखा, और जो दूसरी है इसकी प्रेम आश्रय शाखा। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आगे देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। तो इनने किसके स्थान पर? इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं को जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके मूल्यांकन को प्रमुखता दी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, किसने? एडविन ग्रीव्स ने क्या किया था? 1917 में अंग्रेजी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। एडविन ग्रीव्स का कौन सा इतिहास ग्रंथ है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे है, इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग विभाजित किए थे। कितने किए थे? 5 भाग विभाजित किए थे हिंदी साहित्य के। आगे देखते हैं। 1920 में FEKE, इसका भी इम्पोर्टेंट है। FEKE अंग्रेजी भाषा में इन्होंने भी लिखा। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। तो ये भी याद रखना, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका? FEKE का है। 1920 में लिखा। और एडविन ग्रीव्स ने 1917 में लिखा, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से। ओके, आगे हम देखते हैं। अब करीमुद्दीन का इतिहास लेखन आएगा, हम इसे देख लेते हैं। तज़किरा-ई-शुअराए हिंदी 1848 में नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसमें कुल कितने कवि थे? तो 1004 कवि थे, जिसमें हिंदी के कितने थे? सिर्फ 62 कवि थे हिंदी के, याद रखना है। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। तो पहली बार कालक्रम का ध्यान किस में रखा गया था? तज़किरा-ई-शुअराए हिंदी में, जो कि मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें
1004 कवि थे, जिसमें से सिर्फ 62 कवि जो थे वो हिंदी के थे। ठीक है, और कब लिखा गया? 1848 ईस्वी में। उसके बाद हम देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो 3 इतिहास ग्रंथ इनके कौन कौन से वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। ठीक है, इनके तीनों इतिहास ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये सभी इम्पोर्टेंट है, को याद रखना। आगे देखते हैं। आचार्य द्विवेदी ने इतिहास परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इन्होंने लिखा था 1938 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ कब से इसकी शुरुआत मानी है? तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि को, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को माना है। ठीक है, 693 ईस्वी से 1693 तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। कितने प्रकरणों में? 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। इसके बाद डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि है, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। इन्होंने ये भूल की है कि मतलब इन्होंने प्रथम कवि किसको मान लिया? तो स्वयंभू को मान लिया है। और आदिकाल का जो प्रारंभ कहाँ से कर दिया? 693 ईस्वी से मान लिया है। इन्होंने चारण एवं संधिकाल दिया है ना आदिकाल का नाम, तो 693 ईस्वी से इन्होंने शुरुआत की है। आगे देखते हैं हम। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने प्रकाशनों में हुआ है? तो ये 16 खंडों में विभक्त हो चुका है। लेकिन अब इसे देखा जाए तो ये 18 खंड इसके कर दिए गए हैं। वैसे 16 खंडों में इसको विभक्त करने का बोला गया था, लेकिन 18 खंड इसके हो गए हैं। आगे देखते हैं। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों का संपादन किया, इसमें अग्रलिखित हैं। तो हम इस 16 खंडों को संपादन किन किन ने किया है, ये नाम देख लेते हैं। तो हमें कुछ खंड याद रखने हैं। प्रथम और लास्ट तो याद रखना, और रीतिकाल का याद रखना। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रथम है हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रथम भाग, जो कि राजवल्ली पांडे इसके संपादक हैं। बाकी पढ़े एक बार सभी लेते हैं हम। दूसरा हिंदी भाषा का विकास, इसके संपादक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, दूसरा भाग है। तीसरा भाग है आदिकाल, इसके हैं पंडित करुणापति त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह। ठीक है, चौथा भाग है भक्ति काल निर्गुण भक्ति, इसमें है परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भाग है भक्ति काल सगुण भक्ति, देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक। इसके बाद है छठा भाग, तो हमें छठा याद रखना है, प्रथम याद रखना है। ठीक है, और आखिरी याद रखेंगे रीतिकाल रीतिबद्ध, इसमें हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। सातवां भाग है रीतिकाल रीति मुक्त, भागीरथी मिश्र। आगे देखते हैं। आठवां भाग तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 विक्रमी संवत तक, किसका है? विनय मोहन शर्मा। ठीक है, नवा भाग है द्विवेदी काल 1950 से 1975 विक्रमी संवत, ये हो जाएगा पंडित सुधाकर पांडे। 10वां भाग है उत्कर्ष काव्य काल, उत्कर्ष काल काव्य, इसमें 1975 से 1995 विक्रमी संवत तक, ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। 11वां कालखंड है उत्कर्ष काल नाटक, 1975 से 1995 विक्रमी संवत, सावित्री सिंह व दशरथ ओझा के द्वारा। 12वां भाग है कथा साहित्य, 1975 से 95 निर्मला जैन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। 13वां भाग है समालोचना निबंध और पत्रकारिता, 1975 से 95 विक्रमी संवत, लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। इसके बाद 14वां भाग है अद्यतन काल, 1995 से 2017 विक्रमी संवत, ये हो जाएगा डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के द्वारा। आगे 15वां भाग आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, तो ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा 15वां भाग।
और 16वां है हिंदी का लोक साहित्य, ये कृष्ण देव उपाध्याय के द्वारा। तो 15वां और 16वां भी याद रखना है। 15वां हो जाएगा किसने प्रकाशन किया है, ये नगेंद्र और राहुल संस्कृत है। बस 15 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 16वां भाग है, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी का लोक साहित्य किसने किया है, कृष्ण देव उपाध्याय ने। पहला, छठा और 16वां आप याद रखना। आगे पढ़ लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नाम इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। उसके बाद इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल को काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। तो आगे देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकारों के। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इनको। ग्रंथों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा किसका ग्रंथ है, कब प्रकाशित हुआ। तो हिंदी काव्य धारा पहला ग्रंथ है, 1944 में राहुल संस्कृतायन का इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973 में डॉक्टर नगेंद्र का। फिर तीसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपति चंद्रगुप्त का है। इसके 2 भागों में प्रथम और द्वितीय खंड 1965 में आए थे। ठीक है। चौथा है हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग हैं इसके, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा का। आगे 5वां हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में आया था, 1986 में, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे 6ठा हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ये भी इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, डॉक्टर नलिन लोचन शर्मा का इतिहास दर्शन। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में, ये भी श्याम सुंदर दास का है। और हिंदी गोविंद रत्नमाला 9वें नंबर पर है, ये भी श्याम सुंदर दास का है, 1909 में आया था, द्वितीय भाग 1914 में, 2 भागों में है ये। हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास का। उसके बाद राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मिनारिया का है। हिंदी वीर काव्य किसका, टीकम सिंह तोमर का, 1945 में। उसके बाद है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भागीरथी मिश्र, ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी, श्री नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी। उसके बाद हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में, नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंद दुलारे वाजपेयी, इनका 20वीं सदी वाला वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। 17वां है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसके बाद है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। इसके बाद 19वां हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद है कविता कौमुदी 1917, रामनरेश त्रिपाठी। इसके बाद है भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल, ये इम्पोर्टेंट है, महेश दत्त शुक्ल का। और राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। और हिंदी साहित्य का विमर्श भी पूछा जाता है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री, 1930 में। इसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में, कृष्ण शंकर शुक्ल। इसके बाद है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में, इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी का साहित्य का इतिहास, ब्रज रतन दास, 1941 में। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में, लक्ष्मी सागर वैष्णव। इसके बाद ब्रज माधुरी सारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, 1923 में, वियोगी हरि का। इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1996 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुमन राजा का, 2003 में। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, ये भी इम्पोर्टेंट है, नीलाप का। और हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, नीरजा माधव का, 2013 में। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।
तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएं। और मैं ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाऊँगी, तो आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं।